नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, महानदी, ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? नर्मदा। ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्या पूछा गया है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को, तो हराया किसने था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे हराया था? तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा कि हर्ष जो है वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक दिखाई देता है, और वो जो शासक था उत्तर भारत का, एक तरह से उसे अंतिम हिंदू शासक भी स्वीकार किया जाता है अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछा गया है कि उसके शासन काल के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण, कहाँ का? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्नौज। कौन सा शहर? कन्नौज शहर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे, बात किसकी बात की गई है? हर्ष के राजधानी की। और तो इसके बारे में चार ऑप्शन है आपके सामने, पाटलिपुत्र, बनारस, इलाहाबाद या कन्नौज। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? कन्नौज। कन्नौज ही हर्ष की राजधानी दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? चार ऑप्शन है, फिरदौसी, बाणभट्ट, वाराहमीर या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही इनकी आत्मकथा लिखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है हर्षवर्धन, कादंबरी, रत्नावली या 10 कुमार चरित। इन चार रचनाओं में से वो कौन सी रचना है जिसको हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्धन वंश का सबसे महान शासक था जो हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार भी था, और ऐसा माना जाता है कि उसने अनेक रचनाएं स्वयं भी की थी, जिनमें से एक रचना है यहाँ पर दी हुई है, रत्नावली। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उसने कुछ और रचनाएं भी की थी, जिनमें से एक नाम है क्या? नागानंद। तो नागानंद जो रचना है ये भी उसी की है। इसके अलावा एक और है, प्रियदर्शिका। तो ये दो अन्य किताबें हैं या ग्रंथ हैं जिनके रचयिता कौन माने जाते हैं? हर्षवर्धन। तो ध्यान रखेंगे कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की मानी जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर बात की गई है उपाधि में विक्रमादित्य की। तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश में कई शासक हुए हैं और उनमें से दो ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम चंद्रगुप्त मिलता है। एक है चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरा मिलता है हमें कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन दोनों चंद्रगुप्तों में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ऐसा देखने को मिलता है, या उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी ने क्या धारण की थी उपाधि? विक्रमादित्य। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहां पर स्थित था? बात किसकी की जा रही है? हर्षवर्धन की। और उसके समय में क्या पूछा गया है? तो एक बड़ा या विशेष बौद्ध मठ कहां पर स्थित था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम या नालंदा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नालंदा। नालंदा में एक बड़ा बौद्ध मठ स्थित था। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ए अश्वघोष विक्रमादित्य, बी बाणभट्ट हर्षवर्धन, सी हरिसेन कनिष्क, डी कालिदास और समुद्रगुप्त। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, जोड़ी दी हुई है कि कौन किसके शासन काल में मौजूद था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट और हर्षवर्धन। ये जो है हर्षवर्धन इसमें शासक था वर्धन वंश का, और इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य? तो वर्तमान का जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र था उस पर मध्यकाल में, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्राचीन काल के आगे जाकर के एक नया वंश स्थापित होता है, और उस वंश का नाम है कौन सा? पाल वंश। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि इस पाल वंश का संस्थापक कौन था? दामोदर, गोपाल, धर्मपाल या देवपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल। गोपाल जो था ये इसी ने पाल वंश की स्थापना की थी।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो लॉयन कैपिटल की बात की गई है, सारनाथ की बात की गई। सारनाथ कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। सारनाथ है कहाँ, वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है इसकी लोकेशन। और इसमें ये पूछा गया है कि ये जो लॉयन कैपिटल वहां से मिला है वो किस शासक के से संबंधित है या किस शासक ने इसे बनवाया था, कनिष्क ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या शिशुनाग ने। तो ध्यान रखेंगे इस लॉयन कैपिटल का निर्माता कौन दिखाई देता है, अशोक। अशोक का शेर या सिंह स्तंभ आपको पता होगा, आप सभी ने सुना होगा कि अशोक ही वो शासक था जिसने सिंह स्तंभ बनाए थे। और वही सिंह स्तंभ एक तरह से भारत का राजकीय चिन्ह भी है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। तो ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा व्यक्ति है जो कलिंग का अपने समय का एक महान शासक हुआ है। तो कलिंग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कलिंग कहाँ है। तो कलिंग की लोकेशन दिखाई देती है कहां पर, उड़ीसा राज्य में। कहां पर है कलिंग, तो ये उड़ीसा में है। और आप सभी को पता है कलिंग क्यों प्रसिद्ध है। तो कलिंग अपने एक विशेष युद्ध के लिए या विश्व प्रसिद्ध युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और ये युद्ध किसने लड़ा था, तो मौर्य वंश का शासक अशोक द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। और बात की गई है वहीं के एक शासक की कि कलिंग में एक शासक हुआ है महान, कौन है इनमें से। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है खारवेल। खारवेल कलिंग का एक महान शासक या प्रसिद्ध शासक दिखाई देता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। मतलब यहां पर ए, बी, सी और डी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको अलग अलग वंशों का नाम दिया हुआ है। इनको क्रम के अनुसार सजाना है। आपको देखना है कि कौन सा वंश पहले आया था, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा ये। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए को। इसमें पहला दिया है क्या, मौर्य वंश। दूसरा नाम दिया है सुंग वंश। तीसरा नाम दिया है कुषाण वंश। और चौथा नाम दिया है गुप्त वंश। तो मौर्य वंश सही है, सबसे पहला था। फिर उसके बाद सुंग आया, ये भी सही है। फिर उसके बाद कुषाण आया, ये भी सही है। और उसके बाद गुप्त आए थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश। उसके बाद आया कौन, सुंग वंश। उसके बाद आता है कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश। इस प्रश्न के अनुसार यही उसका उत्तर होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से वंश का शासक था। 4 ऑप्शन दिए हैं, सुंग वंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूट वंश या सातवाहन वंश। बात किसकी की गई है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा कि शासक का नाम है सातकर्णी और इसने अपने नाम के सामने अपनी माता का नाम लिखा है गौतमी। तो इतिहास में एक ऐसा वंश दिखाई देता है भारतीय इतिहास का जो अपने नाम के सामने अपनी माता के नाम को जोड़ता था। और ये वंश कौन सा था, सातवाहन वंश। तो ऑप्शन में देखिए दिया है सातवाहन वंश। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि जो सातवाहन वंश था उसके शासक दिखाई देते हैं कि वो अपने नाम के सामने अपनी माता का नाम भी जोड़ते थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन ए है जीतल, बी है सीसा, सी है पीतल और डी है सोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीसा। क्या है, सीसा। तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी आता है अक्सर इतिहास में। दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि इतिहास का या भारतीय इतिहास का वो कौन सा वंश है या प्राचीन भारतीय इतिहास का वो कौन सा वंश है जिसने भारत में सर्वप्रथम शीशे या लेड धातु के सिक्के चलवाए थे। तो वो वंश दिखाई देता है आपका सातवाहन वंश। तो ध्यान रखेंगे इनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न अक्सर ये आता रहता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में या गुजरात में। तो चालुक्य जो राजवंश है एक दक्षिण भारतीय राजवंश है। पूरी तरह से सुदूर दक्षिण में इनका राज्य स्थापित नहीं था, इनका राज्य जो था वो मध्य दक्षिण में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण में। कहां पर, दक्षिण में। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो क्षेत्र है उसके आसपास ही इनका राज्य क्षेत्र दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, दक्षिण में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था, बहमनी, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में ऐसा एक वंश था भारतीय इतिहास में दिखाई देता है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। और इन 4 ऑप्शन में से उसका सही आंसर है चोल राजवंश। तो चोल राजवंश और उस राजवंश के जो राजा थे उन्होंने अपनी नौसेना पर बहुत विशेष ध्यान दिया और इसी का लाभ उनको मिलता है कि वो इसका प्रयोग करके श्रीलंका जैसे देश को भी जीत लेते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने दूर दूर तक अपने नौसैनिक अभियान भेजे थे ताकि अन्य राज्यों को जीता जा सके। तो इस राज्य ने या इस राजवंश ने, कौन से, चोल राजवंश ने अपनी नौसेना के विस्तार पर, उसके ताकत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चोल। ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कालिदास से संबंधित। तो कालिदास क्या है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला दिया हुआ है हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। सी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं थे। डी ऑप्शन है गुप्त काल के कवि थे। तो ध्यान रखेंगे कालिदास क्या थे, प्राचीन काल में ये एक कवि थे। और किस वंश के शासनकाल में मौजूद थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है किसके काल में थे, तो गुप्त काल। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रख लीजिएगा, आप इसको भी याद रखिएगा कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में के दौरान कालिदास मौजूद दिखाई देते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में 9 रत्न थे। वो उन्होंने 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत की थी भारतीय इतिहास में, और उनके ही दरबार में कालिदास मौजूद थे और ये एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। तो किस शासक के शासनकाल में थे, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। और इनके ही 9 रत्नों में से एक थे कौन, कालिदास। और ये क्या थे, तो ये प्रसिद्ध कवि और नाटककार दिखाई देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर यह भी ध्यान रखेंगे कि इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध, वो है कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आप ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो ये इनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे, कवि थे, भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ या वैद्य। तो ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या नागार्जुन ने। तो भारतीय इतिहास ये मानता है कि भारत में या विश्व में ही सबसे पहले जो दशमलव प्रणाली है उसकी खोज या उसका प्रयोग किया था एक भारतीय व्यक्ति ने, और वो भारतीय व्यक्ति कौन है, आर्यभट्ट। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, आर्यभट्ट। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काकतीय वंशी कहां के शासक थे। प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में, काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश एक दक्षिण भारतीय वंश था। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कहां का वंश था, उत्तर भारत के कि दक्षिण भारत का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह एक दक्षिण भारतीय वंश था। और दक्षिण भारत में अगर इसका विस्तार कहां पे था, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका विस्तार जो था वर्तमान जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो क्षेत्र है उसमें इसका इस विस्तार दिखाई देता है। कहां पर, तो वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास जो एक वंश शासन कर रहा था मध्यकाल और उसके कुछ पहले, वो कौन सा वंश है, काकतीय वंश। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्षेत्र पूछा है, तो इन 4 ऑप्शंस में गुजरात, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है। तो राज्य दिया है और उनका क्या दिया है, शासित क्षेत्र। तो राज्य यानी कि वंश और उनके द्वारा किस क्षेत्र पर शासन किया गया था। तो पहला दिया है पांड्य वंश और उनका जो शासित क्षेत्र दिया है वेल्लूर। दूसरा दिया है होयसल वंश और उनका जो शासित क्षेत्र दिया है द्वार समुद्र। तीसरा है यादव वंश, उनका शासित क्षेत्र दिया है देवगिरी। और चौथा दिया है काकतीय वंश और इनका जो शासन क्षेत्र था वो दिया है वारंगल। तो इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में जो गलत है वो है पहला ऑप्शन, ये गलत है। बाकी सही है। होयसल वंश ये एक दक्षिण भारतीय वंश था और इनका जो राजधानी या इनका जो शासन क्षेत्र दिखाई देता है वर्तमान में द्वार समुद्र में दिखाई देता है, और ये द्वार समुद्र जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य के आसपास स्थित है। वहीं अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो यादव वंश के बारे में बात किया गया है और यादव वंश जो है वर्तमान जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसके आसपास इस वंश का शासन था और इनकी राजधानी या इनका शासन क्षेत्र देवगिरी में था। ये आपको पता होगा, यही देवगिरी बाद में दौलताबाद कहलाता है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। इसके बाद अगला जो दिया है काकतीय, इसके बारे में मैंने बताया कि वर्तमान जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में इस वंश का शासन था। तो काकतीय वंश, इनका जो राजधानी या क्षेत्र मिलता है वो कौन सा, वारंगल। तो ये प्रश्न भी सही है। पांड्यों का वेल्लूर नहीं था, इनका जो क्षेत्र मिलता है वर्तमान तमिलनाडु राज्य का जो मदुरै क्षेत्र है, तो मदुरै के आसपास का जो क्षेत्र था, या मदुरै ही इनकी राजधानी थी और उसके आसपास का क्षेत्र जो था ये इनका शासन क्षेत्र था। तो ध्यान में रखेंगे पांड्यों का क्षेत्र क्या दिखाई
देगा आपको मदुरै। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। बात किसकी की गई है, तो राष्ट्रकूट वंश की बात की गई है। ये वंश जो है वो प्राचीन काल व प्रारंभिक मध्यकाल का एक वंश दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से भारत के एक तरह से मध्य और दक्षिणी भाग में शासन करता था। तो इस वंश के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर की बात की गई है। तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा जगह है या कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण इस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, एलोरा। अजंता पहला ऑप्शन दिया, दूसरा एलोरा, तीसरा महाबलीपुरम, चौथा दिया खजुराहो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, एलोरा। ध्यान में रखेंगे। और यहां पर जो मंदिर दिखाई देता है वो मंदिर कौन सा है, तो उस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। ध्यान रखेंगे क्या नाम है, तो इस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। और इसको या इसके निर्माण से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है वो कौन है, तो कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो दिखाई देता है वो है कृष्ण प्रथम। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण प्रथम ने ही यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था या आयोजित किया था। अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने ही, यानी कि वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन ही वो शासक था जो प्रत्येक 5 वर्ष में, कब, प्रत्येक 5 वर्ष में। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों में करता था, तो प्रत्येक 5 वर्ष में करता था। कहां पर करता था, तो प्रयागराज, जिसको आप आज जिस नाम से जानते हैं प्रयागराज, उसी जगह पर ये प्रत्येक 5 साल में क्या करता था, एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया करता था, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसे महामोक्ष परिषद। इस धार्मिक सम्मेलन को किस नाम से बोला गया है इतिहास में, तो वो शब्द है महामोक्ष परिषद। तो प्रयागराज में महामोक्ष परिषद आयोजित करवाता था कौन, वो शासक था हर्षवर्धन। और ये कितने सालों में आयोजित होता था, तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष में। तो हर्षवर्धन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वह प्रत्येक 5 साल में प्रयाग में, जिसे पहले आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे, उसमें एक महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। और वहां पर, और ये एक तरह का धार्मिक सम्मेलन हुआ करता था। और इस सम्मेलन में एक खास बात वो ये किया करता था कि अपनी लगभग स्वयं की जो उसकी संपत्ति होती थी, उस समस्त संपत्ति का दान कर दिया करता था वो। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए कि वो कौन सा व्यक्ति था जो प्रत्येक 5 साल बाद अपनी संपत्ति दान कर देता था, वो व्यक्ति कौन था, हर्षवर्धन। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6वीं से 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो प्रश्न का अर्थ यह है कि इन यहाँ पर 4 अलग अलग वंश नाम दिए गए हैं। इन 4 वंशों में से वो कौन से वंश हैं या कौन से वंश के वो शासक थे जिन्होंने कब से 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत में मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर ऑप्शन। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि 6वीं से 8वीं सदी ईस्वी की बात कर रही है, चल रही है। तो 6वीं से 8वीं सदी ईस्वी या एडी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो वो कौन से शासक हैं और कौन से वंश के लोग हैं, वही हमको यहाँ पे देखना है। तो पल्लव वंश और चालुक्य वंश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है मौर्य वंश और चौथा ऑप्शन है कौन सा, चोल वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुप्त वंश के शासक। गुप्त वंश के शासक के वो पहले शासक दिखाई देते हैं जिन्होंने भारत में मंदिर निर्माण कला का एक तरह से शुरुआत किया है। और इन्होंने, क्योंकि ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में शासन करते थे, इसलिए इन्होंने उत्तर भारत में ही अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया है। और इनके द्वारा जिन मंदिरों का या मंदिर की जिस शैली का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, वो शैली कौन सी शैली है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। वो शैली है नागर शैली। कौन सी शैली, तो उत्तर भारत की जो शैली है मंदिर निर्माण की, नागर शैली, उस शैली का एक तरह से जन्मदाता या विकासकर्ता कौन से वंश के शासक दिखाई देते हैं, तो वंश है आपका कौन सा, गुप्त वंश। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, द्रविड़, नागर, बेसर या कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शुरुआत है एक तरह से वो दिखाई देती है किस काल में, गुप्त काल में। और गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने जिस तरह के मंदिर निर्माण कला का शुरुआत किया, जिस तरह के वो मंदिर बनाते थे, उसे भारतीय इतिहासकारों द्वारा नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी ये जो नागर शैली थी ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित थी, इसलिए इसको उत्तरी शैली भी कहा गया है। तो
यहाँ पर आप आंसर में देख लेंगे कि 3 जो दिया है ये तीनों ही मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। ध्यान रखेंगे ये तीनों ही क्या हैं, भारत की प्राचीन कालीन प्रसिद्ध मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है द्रविड़ शैली, ये क्या है, दक्षिण भारतीय शैली है। कौन सी शैली है ये, तो द्रविड़ जो शैली दिया हुआ है ये दक्षिण भारतीय शैली है। इसका मतलब यह है कि जो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर हैं वो इसी शैली में निर्मित है। किस शैली में, द्रविड़ शैली में। और इसमें आपको क्या दिखाई देता है द्रविड़ शैली की खासियत या विशेषता, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो मंदिर निर्मित होते थे, मुख्य मंदिर जो होता है वो बीच में होता है, उसके चारों तरफ आंगन दिखाई देगा आपको, और उस आंगन के फिर चारों तरफ आपको एक 4 दीवारी दिखाई देगी। और इन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इससे भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम किस नाम से जाना जाता है, गोपुरम नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं, कई मंजिला ऊंचे होते हैं। तो गोपुरम क्या है, तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है, गोपुरम। और ये मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे द्राविड़ शैली में। वहीं अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, जो उत्तर भारत की शैली है, इसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। और ये नागर शैली जो है ये, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें शिखर का निर्माण, जो उत्तर भारत में जो मंदिर देखे होंगे आप लोगों ने, उनमें आपको एक शिखर, तिकोना, शंकु के आकार का एक शिखर दिखाई देता है। तो वो जो शैली है शिखर शैली, वो नागर शैली की विशेषता है। इसके अलावा बेसर शैली, ये आपको मध्य भारत में विकसित होती हुई दिखाई देती है। तो मध्य भारतीय क्षेत्र में या भारत के मध्य भाग में जो मंदिर निर्माण कला शैली विकसित हुई वो बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत में जो प्रचलित रही वो नागर शैली के नाम से जानी जाती है, और जो दक्षिण भारत में प्रचलित रही है वो कहलाती है क्या, द्राविड़ शैली। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। प्रश्न में दिया है कि कौन सा वंश, तो 4 वंशों के नाम दिए हैं, काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से या गुप्त वंश से। प्रश्न क्या पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे महाबलीपुरम के मंदिर। तो ये जो महाबलीपुरम है ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि कहां पर है और इसका और क्या नाम मिलता है। तो इसका एक नाम, अन्य नाम ये मिलता है मामल्लपुरम। क्या मिलता है, तो मामल्लपुरम भी इसी मंदिर का नाम मिलता है। तो महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम भी इसी मंदिर का नाम है। वर्तमान में इसकी लोकेशन कहां दिखाई देती है, तो वर्तमान में ये जो है मंदिर वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इन मंदिरों को तट मंदिर भी या शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो तटों के पास, समुद्र तट के पास निर्मित है ये मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि ये एक पत्थर को ही काट करके, ग्रेनाइट के पत्थरों को काट करके ये मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये किया गया है कि इन मंदिरों को, जो ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं, इन्हें किस वंश के शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पल्लव वंश के शासक। तो ध्यान रखेंगे कौन है, तो पल्लव वंश के शासक ही वो शासक थे जिन्होंने इस मंदिर को या यहाँ के मंदिरों को, जो कि विश्व धरोहर है एक तरह से, इनका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चोल शासकों की भाषा क्या थी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल या तेलुगु। तो बात की गई है किन शासकों की, तो चोल शासकों की। और अगर हम देखें कि इन चोल शासकों का जो शासन क्षेत्र कहाँ था, तो इनका शासन क्षेत्र वर्तमान में आपको तमिलनाडु और साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश है उसके हिस्से में दिखाई देता है। तो वर्तमान जो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है और तमिलनाडु का जो उत्तरी भाग है, इस भाग के आसपास जो है कौन सा वंश शासन कर रहा था, वो वंश था चोल वंश। तो ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु राज्य का जो उत्तरी भाग है, इस भाग के आसपास का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करते थे कौन, चोल वंश के शासक। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि इन चोल वंश के शासकों की जो एक तरह से राजकीय भाषा क्या थी, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यह क्या संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तमिल थी या तेलुगु थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इनकी राजकीय भाषा या इनकी प्रमुख भाषा क्या थी, तमिल। तो आप ध्यान रखेंगे चोल शासकों की भाषा क्या दिखाई देती है हमें, तमिल। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलबिड कहाँ है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। हेलबिड जो है वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है, तो कर्नाटक, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी हेलबिड को किस नाम से भी जाना जाता है, द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र या हेलबिड एक तरह से एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। तो हेलबिड या द्वार समुद्र। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। तो यहाँ पर 4 वंश दिए गए हैं, राय वंश, होयसल वंश, चोल वंश या पांड्य वंश। तो हेलबिड या द्वार समुद्र जिसका प्राचीन नाम मिलता है, उस क्षेत्र पर
कर्नाटक का जो ये क्षेत्र है वहां पर होयसल वंश के शासकों का शासन दिखाई देता है। तो एक दक्षिण भारतीय वंश है, कौन सा? होयसल वंश, और उस वंश के शासकों के द्वारा ही इस क्षेत्र पर शासन किया गया था। और ये क्षेत्र एक तरह से वर्तमान में जो पूरा का पूरा जो कर्नाटक है, उस पूरे कर्नाटक वाले क्षेत्र पर ही इस वंश के शासकों ने शासन अपना स्थापित किया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, कौन सा वंश? होयसल वंश। क्या राजधानी दिखाई देती है इनकी? हैलेबिड या फिर द्वार समुद्र, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहां पर इन लोगों ने अनेक भव्य मंदिर बनवाए थे, ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो बात की गई है किसकी? तो एलिफेंटा की। और ये एलिफेंटा कहां पर है? तो एलिफेंटा के जो मंदिर हैं ये हैं वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये मंदिर मिलते हैं। प्रश्न ये किया गया है कि ये जो मंदिर हैं किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, और किसको काट करके? तो चट्टानों को काट करके बनाए गए थे। तो ये जो मंदिर बनाए गए थे, ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो एलिफेंटा के मंदिर कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। और किन शासकों ने इनको बनवाया? तो वो शासक कौन दिखाई देते हैं? राष्ट्रकूट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, कबीर या नामदेव? तो यहाँ पर 4 अलग अलग भक्ति काल के संतों के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा संत था जो सबसे ज्यादा सुधारवादी विचारधारा वाला था, या जो सबसे ज्यादा समाज में सुधार के लिए बात किया करता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, और इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सुधारवादी बातों को किया करता था वो व्यक्ति था कौन? कबीर। कबीर ही वो व्यक्ति थे जो अपने दोहों के माध्यम से समाज सुधार की बातें किया करते थे। तो ध्यान रखेंगे, सुधारवादी संत कौन दिखाई देता है? कबीर। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो विमान शैली किसकी बात की गई है? विमान शैली। तो ये जो विमान शैली है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कहां पर दिखाई देती है? तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, दक्षिण भारतीय जो मंदिर हैं, उन द्रविड़ शैली के मंदिरों में ही आपको विमान शैली का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर कोई न कोई दक्षिण भारतीय वंश होगा। तो देख लेते हैं, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो बात किया मैंने क्या? द्रविड़ वंश, द्रविड़ जो मंदिर है उनमें ये दिखाई देता है कौन सा शैली? विमान शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? चोल वंश। तो चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने मंदिरों में, आपको पता होगा कि जो चोल वंश के जो शासक हैं वो स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं, अपने मंदिर निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जैसे कि बृहदेश्वर का मंदिर या तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो इसी वंश के शासकों ने बनवाया था, और उस मंदिर में भी आपको ये विमान शैली का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो विमान शैली जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में यानी कि द्रविड़ भारतीय शैली के मंदिरों में दिखाई देता है, और इसे शुरुआत करने वाले शासक कौन है? चोल वंश के शासक। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कौन है? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब माना जाता है कि वही इस्लाम के एक तरह से जनक हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस विचारधारा को दिया था कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कहां पर? ये मध्य एशियाई देशों में इन्होंने ये विचार दिया था, और उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उनके बाद से इस्लाम जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगा। तो यहां पर प्रश्न किया गया है कि उनका जन्म कहां पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, मदीना, काबा, मक्का या कुफा। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से? मदीना, काबा, मक्का या कुफा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि उनका जन्म स्थान, क्या पूछा गया है? जन्म स्थान। तो उनका जन्म स्थान है मक्का। ध्यान रखेंगे उनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 570 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 570 AD या ईस्वी में ही उनका जन्म हुआ है मक्का में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मक्का है कहां? तो ये आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। मक्का है वर्तमान सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब का एक शहर है मक्का, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था किसका? पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे 622 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, 570 ईसा पूर्व में या 570 ईस्वी में? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत जो है
है भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत माना जाता है। अद्वैत का जो जन्म है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया कि इस अद्वैत विचारधारा को किसने दिया था। तो ये 4 दार्शनिक हैं, इनमें से कौन सा वो दार्शनिक है जिसने अद्वैत विचारधारा दी थी। तो रामानुज हैं कि शंकराचार्य हैं कि माधवाचार्य हैं कि स्वामी विवेकानंद है। तो आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसने अद्वैत विचारधारा दिया था या अद्वैत का दर्शन प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकराचार्य। तो जो शंकराचार्य हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य के नाम से 4 अलग अलग मठ हैं, ये इन्होंने इनकी स्थापना की थी और इनके द्वारा जो विचार जो स्थापित किया गया था, जो दर्शन स्थापित किया गया था, उस दर्शन को कहा जाता है अद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन? तो ध्यान रखेंगे इन्होंने अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नैनार इससे संबंधित है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे नैनार संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से, शिव या शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या फिर भागवत संप्रदाय से। तो ध्यान रखेंगे नैनार जो है इनके बारे में प्रश्न पूछा गया, किसके बारे में? नैनार। तो ये नैनार जो है ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से संबंधित है। और ये जो नैनार संप्रदाय है जो कि एक शैव संप्रदाय है, मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में प्रचलित हैं या फिर दक्षिण भारत में ये दिखाई देते हैं। तो नैनार संप्रदाय जो कि क्या है? एक शैव संप्रदाय। और कहां पर दिखाई देते हैं इस संप्रदाय के लोग? तो इस संप्रदाय के लोग हमें दक्षिण भारतीय राज्यों में दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया किस वंश के शासकों द्वारा? गंग वंश के शासकों द्वारा, नरसिंह देव द्वारा, चंदेलों द्वारा या सोमवंशी राजा अयाति केसरी द्वारा। तो लिंगराज मंदिर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है लिंगराज मंदिर। तो ये मंदिर है आपके उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। और प्रश्न किया गया है कि इसका निर्माण किस व्यक्ति ने या किस शासक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका निर्माण सोमवंशी वंश के, कौन से वंश के? तो सोमवंशी वंश के राजा, और उन राजा का नाम क्या है? अयाति केसरी। तो ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा का जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, वो मंदिर किस वंश ने बनाया था? तो सोमवंशी वंश ने बनवाया था। और किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। और किसने बनवाया था? तो ध्यान रखेंगे सोमवंशी वंश के शासक अयाति केसरी ने, अयाति केसरी ने। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो 4 ऑप्शन है। पहला होयसल शासकों के द्वारा, दूसरा चोल शासकों के द्वारा, तीसरा पल्लव शासकों के द्वारा या चौथा दिया है गंग शासक अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा। तो बात किसी की गई है? तो पुरी की गई है। आप सभी को पता होगा, अधिकांश में से आप लोग परिचित होंगे, आप लोगों में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि पुरी कहाँ है। तो उड़ीसा राज्य में है। सबसे पहले तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पुरी है कहाँ पर। तो उड़ीसा में है, एक समुद्र तट के किनारे स्थित शहर है ये। और वहां पर क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध क्या? भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसके बारे में आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की प्रत्येक वर्ष क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा। उन्हीं भगवान जगन्नाथ के बारे में प्रश्न किया गया है। और ये मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अब प्रश्न ये किया गया है कि ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंग वंश। कौन सा वंश? तो गंग वंश। और गंग वंश के जो शासक थे उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम है अनंत वर्मन चोड़गंग देव। क्या नाम है? तो अनंत वर्मन चोड़गंग देव ही वो शासक थे। कौन से वंश के? गंग वंश के, जिन्होंने पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। और इसके निर्माणकर्ता कौन से वंश के लोग दिखाई देते हैं? तो गंग वंश के शासक दिखाई देते हैं। और वो कौन सा शासक है जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है? तो इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अनंत वर्मन चोड़गंग देव यही वो शासक था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? बालोरा, साका, महाबलीपुरम, राजकोट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। तो ये 4 अलग अलग स्थान दिए हैं और 4 अलग अलग वंशों के नाम भी यहाँ पे दिए हैं। इनमें से कौन सी वो जोड़ी है जो सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि जो सही जोड़ी सुमेलित है वो है खजुराहो और चंदेल। ध्यान रखेंगे इन चारों में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? खजुराहो और चंदेल। खजुराहो का है आपको पता है, ये खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। और यहां पर आपको दिखाई देता है क्या?
विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिखाई देते हैं। और ये जो मंदिर हैं इन्हें किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जोड़ी सही है। खजुराहो के मंदिर समूह और इन मंदिर समूहों के निर्माणकर्ता कौन से वंश के शासक? तो चंदेल वंश के शासक दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है उस औरंगाबाद जिले में ही आपको ये दोनों विश्व प्रसिद्ध स्थल दिखाई देते हैं। कौन कौन से? अजंता तथा एलोरा, ये दोनों ही क्या हैं? विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं। और वर्तमान में ये दोनों जो हैं ये भारत में स्थित एक तरह के विश्व धरोहर स्थल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोनों शामिल हैं, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थल के रूप में अजंता और एलोरा दिखाई देते हैं। कहां पर हैं? तो औरंगाबाद जिले में। कहां पर औरंगाबाद जिला? तो ये महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहां पर ये दोनों स्थित दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है पंचतंत्र को, रामायण को, महाभारत को या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे जो अजंता की चित्रकारी है वहां पर आपको अलग अलग तरह की चित्रकारियां दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें आपको इनमें से कोई भी चित्रकारी नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे कि वहां पर आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चित्रकला दिख जाएगी। इसके अलावा एक जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकला वहां एक मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ये बहुत फेमस चित्र है यहाँ की गुफाओं में। मरणासन राजकुमारी का चित्र कहां पर? तो अजंता की गुफाओं में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। मरणासन राजकुमारी का मतलब एक ऐसी राजकुमारी का चित्रण किया गया है जो मृत्यु प्राप्त करने की स्थिति में है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां पर एक मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। तो अजंता की गुफाएं ही वो गुफाएं हैं जहां पर आपको ये चित्रकारी दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, विशाखापट्टनम में, मामल्लपुरम में या चेन्नई में? तो ध्यान रखेंगे कुछ देर पहले हमने इस पर चर्चा भी की थी कि ये कहां पर स्थित है तट मंदिर। तो तट मंदिर इनको क्या कहा जाता है? तट मंदिर। तो ये कहां स्थित है? मामल्लपुरम। तो मामल्लपुरम जिस मंदिरों का, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि मामल्लपुरम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, पहले भी मैंने बताया है। और इन मंदिरों का और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो नाम आपने पहले भी पढ़ लिया है, क्या? महाबलीपुरम। तो तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम जिसको आप मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। और इन मंदिरों का जो निर्माण करता है वो पल्लव वंश के शासक हैं। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? एक तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किन नामों से? तो तट मंदिर या शोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तट या शोर, तो शोर या तटीय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये मंदिर समूह समुद्र तट के किनारे बने हुए हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा, गुरु नानक के द्वारा, सूरदास के द्वारा या कृष्णदास के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप है क्या? तो अष्टछाप एक क्या है? कवियों के समूह, 8 कवियों के समूह। तो ध्यान रखेंगे अष्टछाप क्या है? 8 प्रसिद्ध भारतीय कवियों का समूह क्या कहलाता है? अष्टछाप। और इस समूह की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य विट्ठलनाथ ने। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था किसमें से हुआ था? हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या बौद्ध से? तो ध्यान रखेंगे जो सूफी विचारधारा, कौन सी विचारधारा? सूफी। ये एक तरह से उसी काल में भारत में विकसित होती है जिस काल में भारत में आपको भक्तिवाद का उदय होता दिखाई देता है। तो जब भारत में भक्ति काल का जन्म होता है उसी काल के आसपास भारत में एक नई विचारधारा भी दिखाई देती है जो है सूफी विचारधारा। और ये जो विचारधारा है ये इस्लाम से जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस्लाम से। तो होता क्या है? तो जैसा आपको पता है कि भारतीय हिंदू परंपरा में भगवान को या देवी देवताओं को गीत संगीत के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है और इस गीत संगीत से माध्यम से भगवान को या ईश्वर को प्रसन्न करने की जो परंपरा है उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति। तो भक्ति जो है वो एक तरह से हिंदू शैली है देवताओं को प्रसन्न करने की, और लगभग उसी से मिलता जुलता जो इस्लामिक शैली है उसे किस नाम से जाना जाता है? सूफी। जिसमें जो इस्लामिक लोग हैं वो ईश्वर या अल्लाह को गीत संगीत के माध्यम
से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो सूफी एक तरह से ऐसे इस्लामिक लोग जो गीत या संगीत के माध्यमों के से या उन माध्यमों का प्रयोग करके ईश्वर या अल्लाह को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये? इस्लाम से। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में या इराक में? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि बात किसी की जा रही है, बहाई संप्रदाय की। तो ये जो बहाई संप्रदाय है ये एक अलग ही तरह का धर्म है। ध्यान रखेंगे क्या है ये? एक अलग ही तरह का धर्म है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बहाई जो है एक अलग ही तरह का धर्म है। और ये जो है इसका जन्म कहां पर हुआ था? तो ईरान में। तो ध्यान रखेंगे बहाई धर्म का जन्म कहां हुआ? ईरान में हुआ। इसके अलावा ये भारत में भी इस धर्म को मानने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं। इसकी जनसंख्या सीमित है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसका जन्म कहां हुआ? ईरान में। और भारत में भी इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। ध्यान रखेंगे कि इसी संप्रदाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल भारत में स्थित है। कहां पर? तो दिल्ली में। कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में। और कौन सा स्थल है वो? तो जो आपने सुना होगा उसके बारे में, वो है लोटस टेम्पल। तो दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जो है वो इसी धर्म के लोगों का क्या है? टेम्पल है। ध्यान रखेंगे, टेम्पल मतलब मंदिर। तो जो लोटस टेम्पल जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में। वो इसी बहाई संप्रदाय का क्या है? मंदिर है, इसलिए उसका नाम क्या है? लोटस टेम्पल। तो ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती या फरीदुद्दीन मसूद। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न किया गया है किसके बारे में? चिश्ती सिलसिले के बारे में, जो कि सूफी जो सिलसिला था या जो सूफी परंपरा थी, भारत में जो सूफी परंपरा विकसित हुई, उसी सूफी परंपरा में कई सिलसिले विकसित हुए थे। और उन्हीं में से भारत में जो सबसे प्रसिद्ध या फेमस सिलसिला दिखाई देता है वो चिश्ती सिलसिला है। तो उसी चिश्ती सिलसिले से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जो सूफी परंपरा का हिस्सा है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो चिश्ती सिलसिला था इसकी शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल चिश्ती। ध्यान रखेंगे क्या? अब्दुल चिश्ती। आप में से कई लोगों के मन में इसका प्रश्न आ रहा होगा क्या? मोइनुद्दीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अब्दुल चिश्ती। प्रश्न क्या पूछा गया है? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो प्रश्न ये नहीं पूछा गया है कि भारत में किसने की थी। तो इस सिलसिले का सबसे पहले विश्व में जो शुरुआत करता व्यक्ति दिखाई देता है वो कौन है? अब्दुल चिश्ती। ध्यान रखेंगे विश्व में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करता है कौन? अब्दुल चिश्ती। अगर प्रश्न ये आए कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई या भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव किसने रखा, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह कहाँ है? आप सभी को पता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर में है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के शुरुआत करता या जन्मदाता कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह हमें कहां देखने को मिलती है? अजमेर में, जो कि कहां है अजमेर? ये ध्यान रखेंगे राजस्थान में। ये अभी आपको पता होना चाहिए कि अजमेर कहां है, तो राजस्थान में। तो भारत में शुरू करने वाले कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता कौन है? अब्दुल चिश्ती। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो गोमतेश्वर, इनका पूरा नाम क्या दिखाई देता है? गोमतेश्वर बाहुबली। क्या नाम दिखाई देता है? गोमतेश्वर बाहुबली। पूरा नाम ऐसे देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव या ऋषभनाथ या आदिनाथ, उनके ये पुत्र थे। तो प्रश्न उनके बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? गोमतेश्वर के बारे में। पूरा नाम है गोमतेश्वर बाहुबली। उनकी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। और कर्नाटक में कहां पर स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे इनकी मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहां पर? तो श्रवणबेलगोला। तो प्रश्न किया गया है गोमतेश्वर के बारे में, या उनका पूरा नाम गोमतेश्वर बाहुबली है। कहां पर है इनकी मूर्ति ये पूछा गया, तो श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला कहां है? तो कर्नाटक में है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इस मूर्ति का निर्माणकर्ता कौन माना जाता है? तो इस मूर्ति का निर्माणकर्ता चामुंडराय माना जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये सारी बातें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये जो गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है, इस मूर्ति में प्रत्येक 12 साल में, ध्यान रखेंगे किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है या जैन धर्म से जुड़ी हुई ये मूर्ति है। और प्रत्येक 12 साल में यहाँ पर एक महामस्ताभिषेक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। कौन सा प्रोग्राम? तो ध्यान रखेंगे महामस्ताभिषेक या महामस्तकाभिषेक। ये एक आयोजन किया जाता है कितने वर्षों में? तो प्रत्येक 12
वर्षों में ये आयोजन होता है, महामस्तकाभिषेक का आयोजन। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नटराज या नृत्य के देवता की मूर्ति है, किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या काकतीय वंश? तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो दक्षिण भारत का चोल वंश है वो वंश इस नटराज कला शैली या नटराज शैली की मूर्तियों का निर्माण करता माना जाता है। उसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में नटराज शैली की मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? चोल वंश। ध्यान रखेंगे। साथ ही जो नटराज की जो मूर्ति है ये किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव के एक रूप नटराज रूप को प्रदर्शित है। कौन सी मूर्ति? तो नटराज की मूर्ति। इसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए मुद्रा में दिखाया गया। क्या करते हुए दिखाया गया है? तो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। किसमें? नटराज शैली की मूर्तियों में। और ये किसको समर्पित है? तो मैंने बताया भगवान शिव को समर्पित है। किस वंश के शासकों ने इसको बनवाया या इस मूर्ति कला का शुरुआत करवाया? तो वो वंश है कौन सा? चोल वंश। तो ध्यान रखेंगे कौन सा वंश? चोल वंश। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद उल जुहा, ईद ए मिलाद उन नबी, बकरीद या ईद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईद ए मिलाद उन नबी। ध्यान रखेंगे कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है कौन? पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के जन्म के दिवस पर जो त्यौहार मनाया जाता है इस्लाम धर्म के या इस्लाम पंथ के या इस्लाम संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा, उस त्यौहार का, उस पर्व का नाम है ईद ए मिलाद उन नबी। तो ईद ए मिलाद उन नबी जो है वो इनके जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर कि तंजौर के बृहद मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुलोत्तुंग चोल ने, राजराजा चोल ने, राजेंद्र चोल ने या फिर सुंदर चोल ने? तो ध्यान रखेंगे इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राजराजा चोल ने। तो चोल वंश का एक महान शासक राजराजा चोल, उसने ही तंजौर कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तो तमिलनाडु में स्थित है ये तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। तो तंजौर या तंजावुर में ही इस राजराजा चोल ने क्या बनाया था? बृहद मंदिर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? बृहदेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं आप लोग? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो राजराजेश्वर मंदिर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर जो कि कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा जो कि किस वंश से संबंधित है? तो वो है चोल वंश से संबंधित। तमिलनाडु में कहां पर स्थित है? तो तंजौर या तंजावुर में स्थित है। और किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखेंगे किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। और वर्तमान में ये एक विश्व धरोहर स्थल है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? उड़ीसा, मदुरई, जयपुर या आगरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मीनाक्षी मंदिर है कहां पर? तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है ये मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। अब ये पूछा गया कि इन चारों में से कहां पर है? तो अब आपको तमिलनाडु में जो जगह दिखाई देगी वो कौन सी है? मदुरई। तो मीनाक्षी मंदिर कहां दिखाई देगा आपको? मीनाक्षी मंदिर हमें दिखाई देता है कहां पर? तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो आज हमने यहाँ पे देखे 50 प्रश्न, ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।